नमस्कार, बीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। दिल्ली में टीके की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कोवैक्सीन की कमी के बावजूद खोले गए ढेर सारे टीकाकरण केंद्रों को लेकर भी सवाल पूछे हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, यदि आप कोवैक्सीन की दूसरी खुराक मुहैया नहीं करा सकते तो इनसे जोर शोर से टीकाकरण केंद्र क्यों शुरू किए गए हैं। आगे अदालत ने भी यही पूछा कि क्या आप कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद 6 सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने से पहले लोगों को दूसरी खुराक मुहैया करा सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यदि दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि लोगों को निर्धारित समय सीमा में कोवैक्सीन की दोनों खुराक मिल जाएंगी तो जोर शोर से इतने टीकाकरण केंद्र शुरू नहीं करने चाहिए थे। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और उससे ये बताने को कहा कि क्या वो कोवैक्सीन की पहली खुराक ले चुके लोगों को 6 सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने से पहले दूसरी खुराक मुहैया करा सकते हैं। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दोनों खुराक उपलब्ध कराने का अनुरोध करने वाली 2 याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। भाजपा नेता बबीता फोगाट ने बुधवार को आंदोलनकारी किसानों पर निशाना साधा। फोगाट ने सोनीपत में कहा कि आंदोलनकारी खेत में काम करने वाले किसान नहीं हैं, ये केवल विपक्ष व फेसबुक के लोगों का जमावड़ा है। फोगाट के अनुसार ये वो लोग हैं जो कुछ सुनना नहीं चाहते, केवल सवाल करते हैं। सोनीपत में आयोजित प्रेस वार्ता में बबीता भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान करने वाले किसान नहीं हो सकते। किसान तो देश से प्रेम करने वाला और भोला भाला होता है। रविवार सुबह चरखी दादरी के गांव विरही कला में किसानों ने करनी प्रधान राजकरण पांडवान की अगुवाई में बबीता फोगाट को काले झंडे दिखाए। किसान सड़क पर लेट गए और इससे बबीता फोगाट की गाड़ी के आगे चल रही पीसीआर को भी रुकना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोगाट ने कहा, जब मैंने मेडल जीते थे तो किसी एक क्षेत्र या एक समाज के लिए नहीं जीते थे। आज उनकी गाड़ी पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। उनकी गाड़ी में उनका बेटा भी था, अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। बबीता ने आरोप लगाया कि किसानों की आड़ में विपक्ष के लोग लाठियां बरसा रहे थे। ऐसे लोग प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। बबीता ने कहा कि सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उससे अब कहीं निकलना भी दूभर हो गया है। आखिर वे अपने घर या क्षेत्र में जाने से कैसे रुक सकती हैं। चलिए हम बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक में बड़ा फैसला करते हुए सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही आईएससी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। बैठक में सहमति बनी है कि यदि पिछले साल की तरह कुछ छात्र परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं तो स्थिति अनुकूल होने पर सीबीएसई द्वारा उन्हें परीक्षा में बैठने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर फैसला छात्रों के हित में लिया गया है कि परिणाम समयबद्ध तरीके से और अच्छी तरह से तैयार किए जाएंगे। हमारे छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं होगा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जो चिंता है उसे दूर किया जाना चाहिए। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सभी हितधारकों को छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं की कक्षा की परीक्षा पर फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में अकादमिक कैलेंडर को प्रभावित किया गया है और बोर्ड परीक्षा का मुद्दा छात्र, अभिभावकों और शिक्षकों में अत्यधिक चिंता और तनाव पैदा कर रहा है, जिससे समाप्त किया जाना चाहिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की। सोशल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। कुछ दिनों तक हुए बवाल के बाद सभी सोशल मीडिया कंपनियों ने एक नियम को अपने प्लेटफॉर्म पर लागू कर दिया है। इसी बीच गूगल ने कहा कि भारत सरकार के नए नियम सर्च इंजन पर लागू नहीं होते हैं। गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उसके मामले को अलग से देखा जाए। गूगल ने अपनी याचिका में कहा है कि वह एक सर्च इंजन है, न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसलिए उसके ऊपर नए कानून लागू नहीं होते। गूगल की इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगुवाई सुनवाई 27 जुलाई को होगी। गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एकल न्यायाधीश के इस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत इंटरनेट से आपत्तिजनक सामग्री को हटाने को कहा गया है। एकल न्यायाधीश की पीठ ने उस मामले की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया था जिसमें एक महिला की तस्वीरें कुछ बदमाशों ने अश्लील सामग्री दिखाने वाली एक वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी और उन्हें अदालत के आदेशों के बावजूद
वर्ल्ड वाइड वेब से पूरी तरह हटाया नहीं जा सका था एवं इन तस्वीरों को अन्य साइट पर फिर से पोस्ट किया गया था। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राज्य की जंग खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। ममता और मोदी की तकरार में बंगाल के पूर्व सचिव अल्पन बंदोपाध्याय पिस गए हैं। बंगाल के मुख्य सचिव पद से निर्वित हुए अल्पन बंदोपाध्याय के मुख्यमंत्री ममता के सलाहकार बनने के चंद घंटे बाद ही उन्हें केंद्र की तरफ से कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। इस नोटिस में पूर्व सचिव बंदोपाध्याय को 72 घंटे का वक्त देते हुए केंद्र ने लिखित स्पष्टीकरण की मांग की है। उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 के तहत एक्शन क्यों न लिया जाए। इस प्रावधान के तहत 2 साल तक की कैद हो सकती है। सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद ही बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव और ममता बनर्जी के सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार की ओर से कारण बताओ नोटिस करने पर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि यह कदम टिकने वाला नहीं है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि सेवा नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इस प्रावधान के तहत 2 साल तक की कैद हो सकती है। कारण बताओ नोटिस कानूनी कसौटी पर टिकने वाला नहीं है। वहीं त्रिपुरा के महाप्रवक्ता के रूप में कार्य कर चुके माकपा नेता ने कहा कि किसी बैठक में अनुपस्थिति किसी भी तरह से आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन नहीं है, इसलिए जारी किया गया कारण बताओ नोटिस कानूनी कसौटी पर टिकने वाला नहीं है। चलिए बात करेंगे फरीदाबाद क्षेत्र की। फरीदाबाद कोरोना काल के चलते निजी अस्पतालों ने कोरोना संक्रमित मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने का काम किया था, जिसकी शिकायत फरीदाबाद डीसी को मिलने के बाद फरीदाबाद डीसी ने कई अस्पतालों का दौरा किया। इस बीच अस्पतालों में कमी पाए जाने को लेकर डीसी साहब ने अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही की और उनका कोविड लाइसेंस रद्द कर दिया। साथ ही मरीजों से लिया गया एक्स्ट्रा अमाउंट भी वापस करने के आदेश दिए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद बल्लभगढ़ के निजी अस्पताल का है, जहां पर कोरोना काल के दौरान कोरोना मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने का काम किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर फरीदाबाद उपायुक्त ने निजी अस्पताल के कोविड का लाइसेंस रद्द कर दिया। साथ ही उस पर कार्यवाही करते हुए मरीजों से लिए हुए एक्स्ट्रा अमाउंट को वापस करने के आदेश दिए, जिसको लेकर बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में निजी अस्पताल कोविड मरीज के परिजनों को एक्स्ट्रा अमाउंट वापस करने के लिए बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल एसएमओ कार्यालय पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक लंबी बैठक के बाद मरीज के परिजनों को लगभग 3 लाख अमाउंट का चेक के माध्यम से वापसी किया गया। साथ ही बचे हुए अमाउंट को जल्द ही देने की बात निजी अस्पताल प्रशासन की ओर से की गई है। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता बलजीत कौशिक की माने तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से समय समय पर कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि निजी अस्पतालों के हौसले बुलंद ना हो और गरीब जनता को लूटा ना जा सके। उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था कोविड का, और उसके बाद रिफंड करने की जो अमाउंट है रिफंड करने की बात की थी जितने मरीज थे। क्या कुछ चल रहा था, क्योंकि आज मीटिंग चली है, रिफंड करने की बात हो रही थी, तो क्या कुछ रहा इस मीटिंग में? देखिए, ज़ैनित अस्पताल के खिलाफ जो मतलब कि मुद्दा उठाया गया था या रिफंडिंग के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग हमने आज दोनों को पक्षों को बुलाया था, जिन्होंने कंप्लेंट की थी, और ज़ैनित अस्पताल के जो इंचार्ज उनको भी बुलाया था। तो उनके सामने जो रिफंडिंग का जो हमने उनकी फाइल्स वगैरह सारी चेक की, दोबारा सब जो भी उसमें कमी पाई गई उसको सामने दोनों के पक्षों के सामने पेश किया। और उसमें ये है कि जो अभी जो रिफंडिंग है वो पूर्ण तरह से अभी नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ रिफंडिंग हमने आज के लिए ऑर्डर किए हैं और उसमें कुछ रिफंडिंग आज कराई जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कल तक हो सकती है, और बाकी अभी जो है पूरी पेमेंट अभी जो रिफंडिंग है अभी बाकी है। इस तरीके से हम देख रहे थे कि कोरोना काल के दौरान बहुत सारे अस्पतालों में इस तरीके का काम करते हैं, और इस अस्पताल के अलावा और भी किसी अस्पताल के खिलाफ कोई शिकायत आपके पास है इस तरीके? देखिए, ज़ैनित अस्पताल के अलावा मेरे पास अभी कोई अस्पताल की शिकायत नहीं आई है, पर अगर आप फ्यूचर में अगर कोई भी आती है या अभी हाल में कोई आती है तो उसकी जगह शुरू कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से एक ज़ैनित अस्पताल के खिलाफ जो शिकायत आती है अमाउंट वापस करने की, तो कितने लोगों से जो है मोटी रकम वसूली थी, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है आपके पास? देखिए, मेरे पास ज़ैनित अस्पताल की तरफ से अभी एक ही केस आया है, लेकिन हो सकता है कि जैसे ये एक मामला आया है, हो सकता है उसी अस्पताल में या कई अन्य अस्पतालों प्राइवेट अस्पतालों में भी जहाँ पे कोविड के पेशेंट का इलाज किया गया है, वहाँ हो सकता है कि इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा रकम। मैं रुक करेंगे अगली खबर का। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने पहले ही आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। दूसरी ओर महंगाई ने आम जन की हालत खस्ता कर दी है। बाजारों का दौरा करने पर यह मालूम हुआ कि बाजार में बिकने वाली चीज़ों के दामों में वृद्धि हो रही है। आम जनता का कहना है कि तेल महंगा होता है तो इसका असर मार्केट की लगभग हर वस्तु पर पड़ता है, क्योंकि तेल का उपयोग हर चीज़
चीज के वितरण में होता है और ईंधन के रूप में ये कई वस्तुओं के निर्माण में आवश्यक है। ग्राहकों का कहना है कि आम आदमी के बजट में आटा, दाल, चीनी, चावल, दूध, फल और सब्जियां प्राथमिक जरूरतें हैं। ये ऐसी जरूरत है जिन्हें नकारा नहीं जा सकता, इसलिए इन चीजों के दाम सरकार तेजी से बढ़ा रही है। हाल के 2-3 वर्षों में तो महंगाई ने आम आदमी की कमर ही तोड़कर रख दी है। तो दाल, चावल, सब्जी, फल, तेल की कीमतें मानो तो आसमान छू रही हैं। वहीं दुकानदारों का बढ़ती महंगाई पर ये कहना है कि सरकार लाखों दुकानदारों और व्यापारियों की जीविका खतरे में डालने का मन बना रही है। महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उनका कहना है कि स्टॉक भंडारे का माल नहीं बिकता तो बैंक एवं अन्य का ब्याज चुकाना पड़ता है। ऐसे में दुकानदार मुनाफे के बदले कर्ज में दब रहे हैं। खाएंगे लगता है कुछ है ऐसा? नहीं जी, दाल रोटी कहाँ खा पाएंगे? दालें इतनी महंगी हो रही हैं, खाई नहीं पाएंगे। खाएंगे कहाँ से? दालें इतनी महंगी हैं, आटे महंगा हो रहा, राशन महंगा हो रहा, कहाँ से खाएंगे? कुछ है ही ना जी खाने के लिए, ना दाल मिल रही, ना रोटी मिल रही। हर चीज़ महंगी है, सब जगह बंद है, ना आदमी कमा सकता ना खा सकता, कहाँ जाएगा आदमी? दालों में जो है कितना बढ़ोतरी है पहले के मुकाबले, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आसमान पर है सरकार। कोई रेट नहीं है जी। आज आप किसी चीज़ को 100 रुपये की ले रहे हो तो कल वो 200 की भी लेनी पड़ सकती है, 300 की भी। किसी चीज़ का कोई रेट ही नहीं है बाजार में कहीं भी। कोई भी चीज़ के रेट कभी भी बढ़ जाते हैं। महंगाई पर सरकार 150 रुपये किलो हो गए हैं, कितना महंगा? ऐसा जो मैंने सामान लिया अब उसमें बस रिफाइंड महंगा हो रहा है। रिफाइंड के कितने दाम लग रहा है? रिफाइंड के 160 रुपये किलो है। अच्छा, पहले के मुकाबले लगता है डबल रेट हो गए। हाँ, पहले से मुकाबले डबल है। और बाद बाकी और जो आइटम है आप पता हो कि महंगाई तो चढ़ रही है, उतरने का नाम ही ना। दाल की कीमतें आज कितनी है कुछ पता है? दाल अभी मैंने कोई खरीदी ना। 150 रुपये किलो। हाँ, 150 के आसपास होंगे या ऊपर भी हों, ऊपर ही होंगी। 190 के, 180 के। ऐसे में कोई काम धंधे हैं नहीं लोगों के पास और बेरोजगारी फैलती जा रही है, महंगाई चरम पर है, क्या करे सरकार? ज़्यादा बढ़ गया। मैं पिछली बार लेके गई थी 2100 का लेके गई थी, अब 2500 का है। अच्छा, कितने इतना ज़्यादा तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, दालों के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार जो है लग नहीं रहा महंगाई कम कर पाएगी। महंगाई कम हो ही नहीं रही है और लॉकडाउन से और ज़्यादा बढ़ गई है। कैसे अपना घर का बजट चला पाते हैं और घर का रसोई का बजट कैसे चला पाते हैं? वो तो हिला हुआ है सब, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। सब्जी इतनी महंगी हो गई है, सबसे ज़्यादा असर पड़ा है राशन पे। तेल जो है पहले 100-120 रुपये बिकता था, 150 160 रुपये किलो। हाँ जी, क्या कहेंगे सरकार से? अब क्या कहें, अब कुछ कम करेंगे तभी तो कुछ बात बनेगी। अच्छे दिन आ गए। फिर बात करेंगे नगर निगम में हो रहे घोटालों की। फरीदाबाद में नगर निगम घोटाले अब आम हो चुके हैं। आए दिन किसी न किसी घोटाले से जुड़ी हुई खबरें सामने आती रहती हैं। पहले 200 करोड़ के घोटाले के मामले में जांच विजिलेंस द्वारा चल ही रही थी कि एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। इससे पार्षदों द्वारा एक ही काम के अधिक पैसे देकर ठेकेदार के बिल पास कर दिए गए। फरीदाबाद नगर निगम में आए दिन नए घोटाले उजागर हो रहे हैं, लेकिन सरकार इन घोटालों की जाँच करने में कोताही बरत रही है। अब नगर निगम अकाउंट ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़े यानी फर्जी बिलों के भुगतान का मामला सामने आया है। बड़कर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई वार्डों के पार्षदों को 2019 में किए गए कार्यों की कॉपी प्राप्त हुई, जिससे कार्य की लागत से 2 गुना रकम की पेमेंट ठेकेदारों को की गई है। एक पाए करनी का ट्यूबवेल लगाने में जहां 25 लाख खर्च होते हैं, तो वहीं ठेकेदारों को अकाउंट ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से 80 से 90 लाख रुपए तक की पेमेंट कर दी गई है। इसी तरह इंटरलॉकिंग टाइल लगाने में जहां 20 से 25 लाख रुपए खर्च होते हैं, उसकी जगह पर ठेकेदार 1-1 करोड़ रुपए पेमेंट की गई है। इस घोटाले की जांच हालांकि विजिलेंस कर रही है, लेकिन सुस्त गति से हो रही है इसकी जांच। इस पर वार्ड नंबर 17 के पार्षद राकेश भड़ाना और वार्ड नंबर 14 के पार्षद जसवंत सिंह ने इस पूरे मामले का मुद्दा उठाते हुए इसकी शिकायत फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला और फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल को की है। पार्षद राकेश भड़ाना ने मामले में संलिप्त अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, हमारे पब्लिक के लिए भी देखो कितने दुख की बात है। अगर ये पैसा हमारे विकास में लगा होता तो ये स्वर्ग बन गया होता ये इलाका। जो कुछ फाइलें मेरे एरिया में भी 5 फाइल थी जो हमने बनवाई पिछले दिनों में, इंटरलॉकिंग टाइल और ट्यूबवेल की। वो जो उन जितनी फाइल थी वो 1 करोड़ के आसपास का है, 1.25 करोड़ के आसपास की थी। वो उसका काम हुआ, वो काम हमारी जानकारी में था कि ये फाइलें बनी, हमने काम करवाना, वो करवा दिया। उसके बाद उन्हीं को रिवाइज़ करते हैं। ये कोई तरीका है इनका कि जो अधिकारियों का आपस में बैठ के, जिसको किसी को पता नहीं है, रिवाइज़ कर करके उसको तकरीबन 8 करोड़ के आसपास जो है
उस मेरे एरिया में जो उसको पैसे को बनाया और वो उसको पूरा अच्छा, बनवाया। एक जो 12 लगे नहीं उनके नाम पर भी जो है बिल बनाए गए हैं, या फिर जो जिनमें पैसे कम लगने थे उनमें डबल से ज़्यादा पैसे लगाए गए हैं, तो आखिर ऐसे कैसे बिल पास कर दिए गए, कैसे ये पूरा ये मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ। इसमें ट्यूबवेल जैसे 4 ट्यूबवेल थे, 4 ट्यूबवेल लगने के लिए ये हमने बनाया, फाइल बनवाई कि यहाँ 4 ट्यूबवेल लगाओ। 4 ट्यूबवेल लगा दिए। 4 ट्यूबवेल लगाने के लिए 25 लाख के आसपास की पेमेंट का है। 4 ट्यूबवेल के लिए वो सैंक्शन हुआ, वर्क ऑर्डर हो गया, उसको लॉट हो गया काम। उसने 4 ट्यूबवेल जो हैं वो लगाए। भाई मैं वार्ड 16 से पार्षद हूँ और मेरे संज्ञान में भी 3-4 दिन पहले मामला आया। मेरे 3 काम थे, एक 3.5 लाख रुपए का, एक 9 लाख कुछ पैसे का है, एक 8 लाख कुछ का है। मतलब 22 लाख के कामों को इन्होंने लगभग 6 करोड़ रुपए पेमेंट बना रखी है, नहीं समझे। और उसमें पेमेंट भी इन्होंने सारी उठा ली है, क्योंकि पेमेंट जो वाउचर है उसमें भी इन्होंने कम से कम 2.5 करोड़ रुपए उठा लिए हैं, जो 22 लाख के काम थे उसके। अच्छा सर, आज भी ये बैठक हुई है, आपने जो कमिश्नर के सामने ये बात रखी है, क्या आश्वासन मिला है, कैसे जांच होगी विजिलेंस की? हालांकि जांच हो रही है, लेकिन आप जो है एफआईआर की मांग कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो कमिश्नर मैडम को कहा कि ये प्रथम दृष्टया ये एफआईआर होनी चाहिए थी। इसमें घोटाला इस तरह का कि प्रथम दृष्टया इसमें एफआईआर होनी चाहिए थी, और उस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो खाते सीज होने चाहिए थे। अच्छा, कैसे जो है बिगर जो है बिल के पास किए जो है काम कर दिए गए, या फिर जो है ज़्यादा बना दिए गए बिल, उसमें क्या घपला सामने आ रहा है? घपला इस तरह से 2 तरह से घपला किया गया है इसमें, कि कुछ वार्डों में तो बिना काम के ही पेमेंट बिल रिवाइज करके, और जैसे मेरे वार्ड में हुआ है कि जितने का टेंडर हुआ था, वर्क अलॉट हुआ था, उसको बाद में बिल को रिवाइज करके। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पहले भी सुर्खियों में रह चुका एक गांव, इसके ऊपर आरोप लगे हैं कि घोटाले के, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। क्या इस मामले में भी ढील बरती जाएगी या इन लोगों के ऊपर कोई कार्यवाही की जाएगी, वही देखना होगा कि क्या होगा इस खबर का असर। फरीदाबाद में मुजेड़ी गांव है, वो आए दिनों सुर्खियों में रहता है, फिर दोबारा एक बार मुजेड़ी गांव सुर्खियों में आ गया, जहां 70 लाख गबन मामले में पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। मुजेड़ी गबन मामले में 2 अधिकारी जांच में शामिल हैं। 2018 से 2019 के कार्यकाल में दोनों ग्राम सचिव मुजेड़ी में कार्यरत थे। अब ग्राम सचिव परमजीत और मोहर के खिलाफ पुलिस जाँच में जुटी हुई है। देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, क्या ये फिर दोबारा इसी तरीके से आगे घोटाले करते रहेंगे। फरीदाबाद से बीबीएम के लिए जयप्रकाश। करेंगे अगली खबर की। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने का अहम निर्णय लिया गया है। लंबे समय से छात्र और अभिभावक परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे और अब परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों ने राहत की सांस ली है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर छात्रों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। 12वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए सीबीएसई द्वारा इंटरनल असेसमेंट के किस फॉर्मूले को अपनाया जाएगा और उस पर छात्रों की कितनी सहमति होती है। अधिकतर छात्रों का मानना है कि अभी भी उनका तनाव कम नहीं हुआ है। सीबीएसई का असेसमेंट फॉर्मूला सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि उन्हें फ़ायदा होगा या नहीं। हालांकि अभी तक इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि सीबीएसई परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होगी। इस इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल या किसी एवरेज मार्किंग के आधार पर कोई फार्मूला तैयार किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनल असेसमेंट के फार्मूले को लेकर संतुष्ट नहीं है छात्र, परीक्षा में बैठने का मौका भविष्य में दिया जाएगा। करने का कितना इससे सहमत है इस निर्णय से? इतना तो नहीं, अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो सही है, पर लेकिन अगर देखा जाए कि जैसे इतने टाइम की प्रिपरेशन है वो भी एग्ज़ाम के साथ साथ रद्द हो जाए तो फिर वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही लाया। तो जिस तरह से आपको लगता है कि जो सरकार ने विकल्प दिए हैं, ऑफलाइन परीक्षा भी आप दे सकते हैं जब स्थिति नियंत्रण में हो, तो ऐसे बच्चों की संख्या कितनी होगी जबकि थर्ड वेव की भी आशंका है? संख्या तो होगी, पर उनकी जिन्होंने एक्चुअली प्रिपरेशन कर रखी है और जो बेसिकली जो लोग इंटेलिजेंट हैं उनके लिए, पर लेकिन वो भी कब तक वेट करेंगे, लटके ही रह जाएंगे वो तो फिर वेट करते करते कि कब होगा ऑफलाइन। कॉलेज की कट ऑफ को लेकर भी स्टूडेंट्स में तनाव देखने को मिल रहा है कि अब आप शायद उन्हें मनमाफिक कॉलेज ना मिल पाए, तो ऐसे में क्या आप सरकार से मांग करते हैं? यही कि कॉलेजेस एंट्रेंसेस निकालें, क्योंकि फिर सब बच्चे अपने हिसाब से एंट्रेंस के हिसाब से करेंगे जो भी प्रिपरेशन होगी, क्योंकि वैसे तो बोर्ड के हिसाब से होती है, पर लेकिन अगर एंट्रेंस भी वो जाके मेंटली रिलैक्स एटलीस्ट हुआ है।
क्या लगता है, पहले जब पोस्टपोन हुए थे तो उस वक्त पेरेंट्स भी टेंशन में थे, स्टूडेंट भी टेंशन में थे, अब स्थिति क्या समझते हैं? क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि उनकी मेहनत के अनुसार उनको शायद नंबर मिले ना मिले। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उन्हें तो परेशानी हो सकती है, और ख़ासकर ये भी परेशानी हो सकती है कि अगर इंटरनल बेसिस पे आप मार्क्स लगाएगी गवर्नमेंट, तो इंटरनल में तो मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, बहुत लीनियंटली पढ़ाई कर रहे होते हैं कि चलो ठीक है फाइनल आप चाहते हैं हम बहुत अच्छा कर जाएंगे। कई बार बच्चों की परसेंटेज बहुत ही कम आती है, तो उस बेस पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बच्चों को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं सरकार के इस निर्णय पर सहमति जताने के लिए? बच्चों को यही कहा जा रहा है कि क्षेत्र की पलवल में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने लघु सचिवालय से 5 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने बताया कि जागरूकता वाहनों द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को वर्षा जल संचयन व अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश में जल शक्ति अभियान चलाने के लिए आह्वान किया था। इस श्रृंखला में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों की एक बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि सभी विभाग मिलकर वर्षा जल संचयन करें। उन्होंने बताया कि जिले में वर्षा जल संचयन के साथ पौधारोपण किया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को टारगेट दे दिया गया है। इसके लिए पोर्टल बना दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संचयन व पौधारोपण करने के लिए सरकार द्वारा 13 विभागों को चयनित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा नेशनल हाईवे को भी इसमें शामिल किया गया है। नेशनल हाईवे पर जहां बारिश का पानी जमा होगा वहां पर रेन हार्वेस्टिंग कर वर्षा जल संचयन किया जाएगा। वर्षा के अधिक से अधिक पानी का संचय किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि वर्षा का पानी शुद्ध होता है, ऐसे में इसका सदुपयोग किया जाना बहुत जरूरी है। वर्षा का जल जमीन में जाने से वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान के लिए आह्वान किया था, उसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी रिव्यू मीटिंग की थी कि हमारा बरसात का सीज़न आना है। सारे डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करके जितना पानी हो सकता है बरसात का उसको कंजर्व करें, और इसके साथ साथ प्लांटेशन का भी एक ड्राइव करना है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इसमें टारगेट फिक्स कर दिए हैं। पोर्टल जो इसका है वो बना दिया है, और इसके अंदर 13 डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने। उसके साथ साथ हमने भी कुछ डिपार्टमेंट अपने यहाँ जोड़ दिए हैं। जैसे कि एक डिपार्टमेंट हमारा नेशनल हाईवे हमने जोड़ा है, जहाँ बरसात का पानी नाले का है या बिल्डिंग्स का पानी है या इरिगेशन की ड्रेन है, जहाँ भी रेन हार्वेस्टिंग हो सकती है, मैक्सिमम पानी को हम रोकने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी एवोपरेशन ना हो और हमारे ज़मीन के अंदर जाए। क्योंकि पानी जो है सबसे प्योर पानी वो बरसात का होता है। जितना हमारा पानी ज़मीन में जाएगा उतना वाटर लेवल बढ़िया होगा। तो कैच द रेन कंसेप्ट है ये, कैच द रेन। जितनी बरसात का पानी हम एवोपरेशन से रोक पाएँ और ये ज़मीन में जाए। ये आज अभियान में एक फ्लैग मार्च किया है। इसकी गाड़ियों की अवेयरनेस लोगों में लाने के लिए, जिसमें कि इरिगेशन का, पब्लिक हेल्थ के, एजुकेशन के, पंचायत के मेन जो लाइन डिपार्टमेंट। न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।